पर लंबी टिप्पणियाँ लिखकर भेजते थे। कई बार सुना गया है कि पाठक अपनी निजी से निजी बात अपने लेखकों से साझा किया करते थे। अपने प्रिय लेखक को एक तरह से अपना काउंसलर मान बैठते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के समय में भी क्या पाठक अपने लेखक को उसी दृष्टि से देखता है? उससे मिलने की, जानने की उत्सुकता और जिज्ञासा क्या आज भी पाठक के मन में रहती है, या लेखक पाठक के बीच दूरियां बढ़ गई हैं? और यदि ऐसा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या लेखक जिम्मेदार है, या वह समाज बहुत हद तक जिम्मेदार है जो शायद अपनी भाषा के प्रति गैर जिम्मेदार रहा? या इसके अलावा भी साहित्य और समाजशास्त्र से जुड़ी वजह हैं जो लेखक और पाठक के बीच में एक खाई बना रही हैं? इसी विषय पर केंद्रित है हमारा विषय। हम देखते हैं कि दिन ब दिन जिस तरीके से ट्रोलिंग बढ़ती जा रही है, जो लोग बहुत प्रिय होते हैं अचानक से वो दुश्मनियां खड़ी करते हैं और एक खाई बनती जा रही है। लेखक अपने को एक्सप्रेस करने के बारे में भी रिजर्व होता जा रहा है। उसी के बारे में हमारा ये सत्र है और हमारे साथ एक बहुत सशक्त पैनल है जिसमें आज जुड़े हैं मनिंद्र नाथ ठाकुर जी। मनिंद्र नाथ जी से आग्रह है कि वो मंच पर आएं और स्थान लें। हमारे साथ हैं लीलाधर मंडलोई जी। सर, आप मंच पर आए और स्थान लें। हमारे साथ आज जुड़े हैं गीत चतुर्वेदी जी। गीत सर, आप जहां भी हैं मंच पर आएं। अगला नाम है हमारे साथ कैफी हाशमी। और इस सत्र का संचालन करेंगे हमारे सबके प्रिय अंजुम शर्मा जी, जिनकी संगत के इन दिनों हम सब फैन हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वही संगत का समा अब यहाँ बंधने वाला है। और आगे का मंच अब अंजुम जी के हवाले के लिए हमारे साथ रश्मि रावत हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ आप रश्मि जी के लिए तालियां बजाएं। ये सत्र पैनल डिस्कशन के तौर पर हम लोग करेंगे, न कि एक वक्ता आएँ और 10 मिनट अपनी बात रखें। उससे बेहतर है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर अपने अपने हिसाब से दे सकें, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव विषय है, सबके अलग अलग विचार होंगे और प्रश्न इसमें काफ़ी सारे निकल के आएंगे, जो आपके मन में भी होंगे, जो मेरे मन में भी होंगे, जो संभवतः लेखकों के मन में भी होंगे। तो विषय है कि क्या आज का पाठक अपने लेखक को पहचानता है? अव्वल तो ये प्रश्न पाठक से होना चाहिए कि क्या वो अपने लेखक को पहचानता है। चूंकि लेखकों से ये प्रश्न हो रहा है और लेखक भी एक पाठक की हैसियत रखते हैं, वो भी किसी के पाठक होते हैं, तो एक लेखक के नज़रिए से भी और एक पाठक के नज़रिए से भी इस पैनल की चर्चा को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं बातचीत की शुरुआत मणिंद्र नाथ जी से करना चाहता हूँ। मणिंद्र जी, सवाल यही, और इस पर मैं चाहूँगा सब लोग 2-2 मिनट अगर अपनी बात रखें। अगर इस विषय के केंद्र में देखें तो एक शब्द आ रहा है पहचानना, पहचानता है, यानी वो इस विषय का नाभिक है एक तरीके से। ये पहचान क्या है? क्यों हम लोग कह रहे हैं कि एक पाठक अपने लेखक को पहचानता है? क्या ये पहचान उसके निजी जीवन को पहचानने की है, या निजी जीवनेतर पहचानना ही पहचान है? क्योंकि आपकी किताब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पाठक हूँ, मैं पहचान तो आपको रहा ही हूँ, लेकिन यहाँ पहचानने से क्या अर्थ आप ले रहे हैं? हेलो, मुझे लगता है कि लेखक और पाठक इन दोनों से ऊपर एक और चीज़ है, वह है सामूहिक चेतना। और लेखक और पाठक ये दोनों सामूहिक चेतना के साथ संवाद करते हैं। उस संवाद के दरमियान इन दोनों की मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में पहचान का मतलब सिर्फ यही मुझे लगता है, व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जानना ज़रूरी होगा कि सामूहिक चेतना के किस आयाम को कोई लेखक लिपिबद्ध कर रहा है। जैसे हम सब लोग जब सचेत होना शुरू करते हैं समाज के बारे में, साहित्य के बारे में, जीवन के बारे में, तो ढूंढना शुरू करते हैं कि अपने आप को कैसे पहचानें। अपनी पहचान की एक यात्रा शुरू होती है। मुझे याद है
जब मैं +2 में पढ़ता था तो अज्ञेय के शेखर एक जीवनी ने मुझे अपनी पहचान दी थी। तो मुझे उस वक्त ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता था कि अज्ञेय कौन है, मैं बहुत जानने की कोशिश भी नहीं करता था। लेकिन अज्ञेय जिस विचार से मेरा परिचय करवा रहे थे वो मुझे बहुत अनूठा लग रहा था। या मन्नू भंडारी जी की किताब थी, मैं हॉस्टल में रहता था और वो किताब थी आपका बंटी। अब मुझे हम लोगों ने उसमें एक पेज जोड़ा था कि बंटी वापस आ गया, माता पिता दोनों मिल गए, लिख के हमने लाइब्रेरी की किताब में उसको जोड़ दिया था। तो ऐसा लगता है कि ये जो पहचान है, ये पहचान सिर्फ व्यक्तिगत पहचान नहीं है, बल्कि उस पूरे संवाद का, जिस संवाद में समाज शामिल होता है और नया जनरेशन जब आगे बढ़ता है तो उस सामूहिक चेतना को समझने की कोशिश करता है, उस संवाद में वो लेखक को पहचानता है। तो लेखक को पहचानने का मतलब इस सेंस में ये होगा कि आप सामूहिक चेतना के उस आयाम को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मैं और भी बातें कर सकता हूँ, एक जो अगली कड़ी में मैं करना चाहूँगा जी, कि जो महानगरी है और छोटे शहर हैं, इन दोनों में पहचान की थोड़ी अलग अलग बातें आऊँगा, उस पर आऊँगा, क्योंकि वो अलग सवाल होगा, सारे मिक्स हो जाएंगे। तो फिर मंडलोई जी आपके पास आ रहा हूँ। उन्होंने कहा सामूहिक चेतना वाली बात की कि लेखक जो संवाद कर रहा है पाठक के साथ या पाठक के बीच, वो ये जानना चाहता है कि आखिर आपकी सामूहिक चेतना या फिर आपके विचार हैं क्या, इस विषय की ज़रूरत फिर पड़ क्यों रही है। कहने का मतलब ये है कि मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, पाठक यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है हम सबको नहीं जानते हैं, मैं अपने को हटा दूँ, आप लोगों को नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ सब पाठक हैं, सब लेखक हैं। बावजूद उसके हमें इस विषय पर बहस करने की ज़रूरत पड़ रही है कि क्या पाठक अपने लेखक को पहचानता है, क्यों? सर बोलिए। दोस्तों, ये बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग पैनल डिस्कशन में हैं। देखिए, जब इस विषय से मैं रूबरू हुआ तो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि कहीं ना कहीं इस विषय को रखते हुए कोई संशय, कोई संदेह जो लोग इस विषय का निर्धारण कर रहे थे उनके मन में भी था। क्या लेखक अपने पाठक को पहचानता है? इसका मतलब या तो वो नहीं पहचानता है, कम पहचानता है, या पहचानने में चूक गया है। अब अगर इस विषय के भीतर से प्रवेश करते हुए हम आगे जाएं, तो ये जो पहचानना है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, मैं एक उदाहरण शास्त्रीय संगीत से देना चाहूँगा। शास्त्रीय संगीत सबसे अमूर्त विधा है। कहा जाता है कि क्लासिकल म्यूजिक, चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो चाहे वोकल हो, जिन रागों के साथ कलाकार आपके पास आता है, परफॉर्म करता है, आप उस राग को नहीं पहचानते। लेकिन जब किसी क्लासिकल म्यूजिक के आर्टिस्ट से आप पूछेंगे, बड़े से बड़े, तो वो कहता है कि देखिए, हम लोगों ने जब सीखना शुरू किया था तो हमारे गुरु कहा करते थे कि आपको 18 घंटे रियाज करना है। वो हमसे ये कहा करते थे कि चिल्ला करना है। चिल्ला करना क्या होता है? आपको एकांत में साधना करना है। पहले वो 40 दिन की होती थी, फिर वो घट के 15 दिन की हो गई। तो हमने पूछा एक इंटरव्यू में, तो मुझे बताया गया, कई लोगों के इंटरव्यू किए मैंने, तो उसका जो सार निकल के आया तो उसमें ये बात थी कि हम अपने श्रोता से, अपने दर्शक से एक पहचान कायम करना चाहते हैं, और वो पहचान कायम करने के लिए हम राग से एक ऐसा केंद्रीय तत्व ढूंढते हैं जो प्रेम का है, करुणा का है, मनुष्यता का है, और उसका जो संवाद हमारे लेखक से बनता है। तो बोले, आप देखिए कि इतने लंबी यात्रा में, चाहे ख्याल गायकी हो, चाहे ध्रुपद हो, चाहे हवेली संगीत हो, पाठक आज हो या ना हो, लेकिन हमारे श्रोता, हमारे दर्शक हर कंसर्ट में है और हजारों की संख्या में। तो ये सवाल हो रहा था शास्त्रीय संगीत और साहित्य को लेकर। तो उन्होंने कहा कि शायद साहित्य में ये समस्या है कि आप अपने पाठकों
का जो रुचि संसार है, पाठक जिस दुख, सुख और करुणा में है, उसको उस गहराई से नहीं पहचान पाता या पहुंच पाता जिसकी दरकार है। ये और बोले रचना हमारी भी 3 डायमेंशनल होती है। मंडलोई जी, मैं टोक रहा हूँ यहाँ पर। जो आप बात कह रहे हैं, पिरामिड उलट दिया आपने एक तरीके से। अब विषय इस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या लेखक अपने पाठक को पहचानता है या नहीं। मैं वही कह रहा था कि जब मैंने ये सवाल उनसे भी किया, क्योंकि साहित्य और संगीत की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो आपका पाठक आपसे इसीलिए नहीं जुड़ पा रहा है कि उसके भीतर की जो मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे प्रेम है, करुणा है, दुख है, ये जो कालजयी तत्व है, संगीत पूरी दुनिया में उनसे जुड़ जाता है। लेकिन अगर वो गहराई आपने अपनी रचना में पैदा नहीं की, इस वजह से पाठक उतना नहीं जुड़ पा रहा। अपवाद इसके हैं। अगर आप आज़ादी के पहले देखेंगे तो प्रेमचंद है, और आज़ादी के बाद देखेंगे तो परसाई हैं। ये 2 लोग अपने पाठकों से जिस तरह से जुड़े हुए हैं, और भी हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि आप अपने पाठक के साथ जो वाबस्तगी रचना के माध्यम से ही सही जो बनाना चाहते हैं, वो किस तरह से बनाना चाहते हैं। जहां आप चूक जाते हैं, वहां आपका पाठक आपको पहचानने से इनकार कर देता है। ठीक है, गीत आपकी तरफ आ रहा हूँ। गीत जी, मंडलोई जी ने जिस बात को कहा कि प्रेम, करुणा और तमाम चीज़ें, वहाँ पर लेखक चूक रहा है पाठक से संबंध स्थापित करने में, इसलिए पाठक लेखक को कम पहचानता है। सहमति है इस बात से? क्योंकि आप हर तरीके से सोशल मीडिया से लेकर और पुराने दौर में, नए दौर में खूब पढ़े जा रहे हैं, खूब पहचाने जा रहे हैं। नमस्कार आप सभी को, और सबसे पहले तो मंच को अभिवादन करता हूँ, हंस को अभिवादन करता हूँ, यादव जी की स्मृति को अभिवादन करता हूँ। और चूंकि ये सवाल ऐसा है बहुत जेनरिक किस्म का, तो मैं खुद को इस योग्य मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं लेखकों का प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं लेखकों की तरफ से सारी बातें कह सकूं, और ना ही मैं पाठकों का प्रवक्ता हूँ कि पाठकों की तरफ से सारी बातें कह सकूं। तो जो मैं कुछ कहूँगा वो मेरा निजी अनुभव होगा, मेरी अपनी निजी लेखन यात्रा से कुछ जो बातें निकल करके आई हैं, उनसे कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा, जिससे पाठक, पहचान और लेखक के इस रिश्ते पर मैं अपने कुछ विचार बता सकूं। मैं एक बहुत पुराना शब्द प्रयोग करूं, मैं मसीजीवी लेखक हूं। बहुत पुराना शब्द है ये, लेकिन वो इन अर्थों में कि पिछले 10-12 वर्षों से मैं कोई नौकरी नहीं करता, कोई व्यवसाय नहीं करता, मैं पूरी तरह लेखन पर निर्भर करता हूं। मेरा लेखन, मेरे शब्द, यही मेरी आजीविका हैं। इनसे मैं अपना घर चलाता हूं, और इसमें बहुत मुश्किल होती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी 10-12 साल तो मैंने खींच लिए हैं। तो ऐसा क्यों कर पाया मैं? ऐसा मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे पाठकों का प्यार मिलता रहा, लगातार प्यार मिलता रहा। और मैं खुद को कई बार बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ, बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि बिल्कुल शुरुआती दौर से मुझे पाठक मिलने लगे थे। 18-19 की उम्र में जब मेरी रचना पहली बार मेरे पते के साथ छपी थी, रचनाएं पहले भी छपी थी, लेकिन जब पहली बार पते के साथ छपी, तब से चिट्ठियां आनी शुरू हो गईं। और आज यहाँ आते समय भी हवाई अड्डे पर जब 2-4 लोग मिल गए, तो वो पहचानते हुए लोग मिले। मुझे लगातार हर जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं जो एक लेखक के तौर पर मुझे थोड़ा बहुत पहचान रहे होते हैं। तो ये जो पहचान वाली बात है कि क्या आपका पाठक आपको पहचानता है, जब ऐसा कुछ होता है कि मैं अपने मित्रों के साथ किसी रेस्तरां में बैठा हूं और वहां रेस्तरां का मैनेजर आकर पहचान ले रहा है, या गाना गाने वाला लड़का आकर पहचान ले रहा है, तो लगता है कि हाँ, एक कोई पाठक है जो मुझे पहचान रहा है। जब देश विदेश से चिट्ठियां आती हैं, उर्दू और मलयालम जैसी भाषाओं में जिन्हें मैं पढ़ नहीं सकता और जिन्हें पढ़ने के लिए मित्रों की मदद लेनी पड़ती है, मुझे टर्किश में चिट्ठियां आती हैं, जब मैं मित्रों की मदद लेकर पढ़ता हूं, तो मुझे ये एहसास होता है कि हाँ, एक पाठक है। रुकिए, मेरा पॉइंट पूरा नहीं हुआ है, और बहुत ट्रिकी पॉइंट है। जी कहिए। कि एक पाठक है जो मुझे पहचान रहा है,
मन में ये एहसास जागता है कि हाँ मुझे पहचान रहा है। और फिर अचानक कहीं पर किसी समूह में मैं एक कमेंट पढ़ता हूँ कि अरे यार, ये गीत चतुर्वेदी को तो हम कन्या मानते थे, ये तो लड़का निकला। क्योंकि गीत नाम से वो अंदाजा लगाता है कि ये कन्या होगा। तब वो जो भ्रम है कि पाठक मुझे पहचानता है, वो टूट जाता है। क्योंकि जब हम कहते हैं पाठक आपको पहचानता है, तब दरअसल वो आपके भौतिक रूप को भी पहचानता होगा। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, ये भी जानता पहचानता होगा। लेकिन वो पाठक सिर्फ मेरी पंक्तियों को पहचानता है, मेरे व्यक्ति को नहीं पहचानता। इसी तरह जब एक समूह ऐसा मिलता है, जब ये कहता है कि दिवंगत गीत चतुर्वेदी, पता नहीं कब ये मर चुके होंगे, ये कौन है, जब उन्हें लगता है कि नहीं मैं तो जीता जागता व्यक्ति हूँ, तो लगता है कि अरे पहचान का वो जो भ्रम है वो खंडित हो चुका है। तो लेखक और पाठक, ये पहचान का रिश्ता बहुत ट्रिकी होता है। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि लेखक सिर्फ अपनी रचनाओं के भीतर होता है और पाठक उसे उसकी रचनाओं के भीतर सर्वश्रेष्ठ रूप से पहचान सकता है। ठीक, मुझे लगता है हम सबके ही निजी अनुभव हैं, कोई भी प्रवक्ता नहीं है, ना लेखकों का ना पाठक का। आपने जो कहा वो भी बहुत निजी था, मंडलोई जी ने कहा वो भी बहुत निजी था, मणि जी भी निजी बात कह रहे हैं। मैं जो पूछ रहा हूँ वो भी मेरे निजी सवाल हो सकते हैं या दूसरों के सवाल हो सकते हैं। प्रवक्ता मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है गीत जी यहाँ पर। मैंने बस अपनी अक्षमता जताने के लिए उस वाक्य का प्रयोग किया है, अब अन्यथा न लें उसे। मैं रश्मि जी की तरफ आ रहा हूँ। जिस तरीके से गीत जी ने अभी बात कही कि जब मैं मिलता हूँ तो वो भौतिक रूप से मुझे भले ना पहचाने कि मैं कौन हूँ, लेकिन मेरी पंक्तियों को पहचानते हैं। बहुत स्टीरियोटिपिकल लगेगा अगर मैं ये सवाल आपसे करूं, और मुझे लगता है चूंकि इसका सबसे सही उत्तर आप ही दे पाएंगी, इसलिए अगर वो स्टीरियोटाइप लगे भी तो भी मुझे लगता है मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्या जेंडर के मसले भी पहचानने में बाधा उत्पन्न करते हैं? मिसाल के तौर पे कोई आपको भौतिक रूप से जानता है, फिर वो आपको पहचानने की कोशिश करेगा, क्या वहाँ पर कंफर्ट और डिस्कंफर्ट जैसी चीज़ें लेखिका के सामने आती हैं? धन्यवाद अंजुम जी। पहले तो मुझे बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करने के लिए मंच पे, और आप सबको भी नमस्कार। तो मैं भी राजेंद्र यादव जी की स्मृति को सम्मान करते हुए, और हंस परिवार के मैं साथ भी हूँ, आमंत्रित भी हूँ, क्योंकि कॉलम लिखती हूँ वहाँ पे मासिक, तो एक तरह से मैं फैमिली का हिस्सा ही हूँ। बल्कि मैं सोच रही थी कि शायद क्या मुझे भी नेवी ब्लू कपड़ों में होना था, मन किया सबको देख के। तो मैं पहले जेंडर में जाने से पहले पहचान, इन्होंने कहा था कि 2-2 मिनट पहचान शब्द को सब बोल लें, तो मैं भी उसमें 1 मिनट बोल लेना चाहूँगी कि जब हम पहचान शब्द कहते हैं कि पाठक क्या लेखक को पहचानता है, तो एक तो मैं इस समय ये बोलते हुए पाठक की भूमिका से भी सोच रही हूँ इस सवाल को दोहरे ढंग से, और लेखक की भूमिका में तो ज़्यादा समय हुआ भी नहीं है। मैं अपने लेखकों को पहचानती हूँ तो किस तरीके से, तो हम तो बड़े घर घुस्सू किस्म के रहे हैं, तो कैसे लगते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर, खलील जिब्रान और पता नहीं कितने, फणीश्वरनाथ नाथ रेणु, प्रेमचंद, ऐसा लगता है कि अगर एक कप चाय भी कभी तसल्ली से पिए तो सबसे गहरा और सबसे संजीदा साथ इन्हीं का मिला है एक पाठक के तौर पे। तो पहचानने से एक अर्थ तो ये भी हो सकता है कि हम ये जानें कि अमुक व्यक्ति दिखता कैसा है, किस वय का है, कैसा, क्या उसका क्लास है, क्या उसका जेंडर है, क्या उसकी पहचान है। पर मैं समझती हूँ कि यानी वहाँ पे जो फेसबुक वाली पहचान आएगी उसको काफ़ी हद तक वैलिडिटी मिलेगी, लेकिन अगर फेसबुक की पहचान से संतुष्ट होते तो ये सत्र यहाँ पे नहीं होता। इसका मतलब जो वो पहचान का एक फरेब है उसको तो किसी ने अभी तक 3 वक्ताओं में से किसी ने उसको वो भी नहीं किया, एक तरह से एक्नॉलेज तक नहीं किया। तो इसका मतलब है कि जो एक लेखक है उसकी रचना दरअसल तो अपने पैरों पे खड़ी ही तब होती है जब वो लेखक के व्यक्तित्व से अलग अपना वजूद बनाए। उन शब्दों से जो अर्थ आपका संबंध बन रहा, क्या वो पहचान का है, तो उसके मैं 2 स्तर लेके भी इसको यहाँ छोड़ूंगी। एक होगा वो
जहाँ पाठक का निजी अनुभव, कोई एक तार होती है जब लेखक और पाठक के अनुभवों की मिल जाती है, और वहाँ वो एक उससे एक व्यक्तिगत रिश्ता भी महसूस कर सकता है, जैसा मैं अपने लेखकों से करती रही हूँ। और दूसरा हो सकता है कि हमारी जो सामूहिक चेतना है वो एक, जिसकी बात मणिंद्र जी ने भी की, हम सबको एक धागे में बांधती है इंसान होने के नाते, उसकी एक तार जुड़ जाती है। यहीं से मैं इनके सवाल पे आ जाती हूँ। कई बार वो तार एक स्त्री होने के नाते बहुत आसानी से जुड़ेगी, क्योंकि स्त्रियों के पास एजेंसी अभी नई नई आई है, ज़्यादा समय नहीं हुआ आए हुए, और अभी भी हिंदी बेल्ट में, जिसे बहुत सारे लोग सुबह से गोबर पट्टी कह चुके हैं, उदय प्रकाश जी ने कहा कि हिंदी साहित्य हिंदी समाज का प्रतिरोध है। तो अगर एक लेखक ही अपने ही समाज के प्रतिरोध में है, तो फिर स्त्री का तो दोहरा प्रतिरोध है। जो लोग प्रतिरोधी ताकत हैं वो भी मर्दवादी हैं अक्सर, तो प्रतिरोध से प्रतिरोध। तो ऐसे में जो एक स्त्री है उसके लिए पहचान का सवाल बहुत अधिक जटिल हो जाता है। लेकिन लेखन जो है बहुत एकाकी गतिविधि है। जब आप लेखन में होते हैं तो आपको सामूहिकता से जितना भी आपका सरोकार है, पर आपको करना एकांत में है और पाठक पढ़ेगा एकांत में। तो इसके अलावा जो अन्य कलाएं या अन्य गतिविधियों में एक स्त्री के स्त्री होने के नाते जितनी उसको रोक लगती है, वो लेखन में नहीं लगती। तो अगर मैं अपना निजी अनुभव कहूँ, तो जब किसी पाठक ने मुझे दूर दराज से कभी फ़ोन किया और मुझे लगा कि मेरी चीज़ उस तक पहुंची है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे लगा कि एक स्त्री नागरिक होने का जो बोध हमसे छीन लिया गया था हिंदी बेल्ट में, जो पूरा सामंतवाद अकादमिक में भी है, पब्लिक स्फीयर, प्राइवेट स्फीयर में, मुझे लगा कि मेरी वो एजेंसी लौटी है। आज से मैं सार्वजनिक जीवन का एक हिस्सा हूँ, और आज से मेरा समाज और इसके सुख दुख मुझसे मिलते हैं। मुझे लगता है कि एक पाठक की प्रतिक्रिया से पहले सार्वजनिक जगत में हमारे गुरुओं, हमारे क्लासमेट्स, हमारे दोस्तों, किसी से भी नाम नहीं लिया गया। तो पाठक होने के सवाल पे बहुत महत्वपूर्ण स्त्री के लिए ये हो जाता है कि दरअसल उसको पहचानने से इनकार उसके करीबी लोग ज़्यादा करते हैं, दूर के लोगों की पहचान हम स्त्री की सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हमें इजाबेल एलेंदे और वर्जिना वुल्फ और सबको बहुत मज़ा आता है कहने में, पर हम अपने आसपास की स्त्रियों को लगातार इग्नोर करना चाहते हैं। तो हमारे लिए तो वो पाठक का रिश्ता प्रेमी भाई पिता उन सबसे भी ज़्यादा प्रगाढ़ है, एकदम ऑर्गेनिक रिलेशन, प्रेम की तरह का मैं इसे मानती हूँ। शुक्रिया रश्मि जी। कैफ़ी आपकी तरफ आ रहा हूँ। सबसे यंग हैं आप इस मंच पर, एक यंगस्टर होने के नाते आप इस पहचान के संकट को, क्या ये संकट है भी या नहीं भी है, क्योंकि दोनों ही बातें हैं। गीत जी की बातों की तरफ जाएं तो नहीं के बराबर है, मंडलोई जी की बात की तरफ जाएं तो गहरा है, बहुत डीपली ये संकट है, और क्योंकि बाय हार्ट आप अपने लेखक को नहीं पहचानते हैं। आप एक युवा हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। आपकी नज़र में ये पहचान का संकट है भी या फिर नहीं है? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। आवाज़ आ रही है मेरी? जी। मुझे लगता है कि मैं आज के युवा वर्ग को देखते हुए अपनी बात रखूंगा। संकट तो है, और वो संकट इस प्रकार है कि अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, तो उसने किस तरह प्रभावित किया है। आज हम सभी लोगों के पास फ़ोन है, और हमारा जो अधिकांश समय है वो फ़ोन में व्यतीत होता है। लाइफ पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आज 6 क्लास का बच्चा अपने स्कूल में इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ जीता है कि पीयर ग्रुप है, टीचर्स के प्रेशर्स हैं, प्रोजेक्ट्स बनाना है, घर पे जाके पेरेंट्स ने कई सारे कोचिंग्स लगवा रखे हैं। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और जॉब, अफेयर्स या जो भी अचीवमेंट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़े हैं पहले की तुलना में, मुझे ऐसा लगता है पिछले 20-30 सालों में। और हमेशा कोई भी व्यक्ति उन कॉम्प्लिकेशंस और उस स्ट्रेस से बचने के लिए एस्केप ढूंढता है। और कोई भी कला हो, चाहे साहित्य हो या कोई भी कला,
हमेशा उस एस्केपिज्म के लिए एक विंडो क्रिएट करती है कि आप यहाँ आइए और आपको यहाँ सुकून मिलेगा। पहले ये काम किताबें कर रही थी, पुस्तकें कर रही थी, आज हमारा फ़ोन कर रहा है, हमारे पास स्क्रीन है और आप बस स्क्रॉल करते जाइए। आपके पास नेटफ्लिक्स है, आपके पास हॉटस्टार है, इंस्टाग्राम की रील्स हैं और कुछ नहीं तो अमेज़ॉन और ज़ोमैटो है, जहाँ से कुछ ख़रीदना नहीं है, ऑर्डर नहीं करना है, लेकिन आप देखे जा रहे हैं। तो आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और अभी भी लोगों के फ़ोन निकले हुए हैं क्योंकि आपको ये लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपसे छूट जाएगी। आप एक सिकनेस में जी रहे हैं, आपका मतलब मैं भी इसमें शामिल हूँ, हम सभी इस सिकनेस में जी रहे हैं कि हमसे कोई इन्फॉर्मेशन छूटने तो नहीं वाली है। तो इसने अटेंशन स्पैन को ख़त्म किया है, एक बात। दूसरी बात, समाज की भी अपनी एक भूमिका होती है और अगर मैं अन्य भाषाओं से, चाहे बंगाली भाषा हो या दक्षिण की भाषाएं या यूरोपियन जो भाषाएं हैं, उनसे अगर तुलना करूं तो हिंदी समाज की जो संरचना है वो अपनी भाषा के प्रति तो उदासीन है, क्योंकि हिंदी भाषा की बात भी सीधे सीधे तौर पर आएगी अगर आप हिंदी लेखकों की बात कर रहे हैं, हिंदी पुस्तकों की बात कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे समाज शब्द का प्रयोग नहीं किया है, सामाजिक संरचना की बात की है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़े डिस्कोर्स को सामने लेकर आ रहा है। तो सामाजिक संरचना जो है वो ज़रूर हिंदी के प्रति उदासीन है। 2 उदाहरण दूंगा। मैंने अटेंशन स्पैन की बात की, कम हुआ है, स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम हम बिता रहे हैं। मेट्रो में जब हम ट्रैवल करते हैं, इतनी बड़ी दिल्ली, इतनी बड़ी भीड़, उसमें ज़्यादातर लोग आपको स्क्रीन से खेलते हुए नज़र आते हैं। इक्का दुक्का फिल्टर करके अगर कोई किताब पढ़ता हुआ भी नज़र आता है तो वो किस भाषा की किताब पढ़ रहे होते हैं आप जानते हैं, अंग्रेज़ी भाषा आमतौर पर। या पहले बचपन में मैं देखता था कि घर मोहल्लों में जो दुकानें होती थी उनके जो होर्डिंग्स हैं, जो फ्लेक्सीज हैं, वो हिंदी भाषा में हुआ करते थे। लोग शादी के कार्ड हिंदी भाषा में छपवाया करते थे, लेकिन आज वो पूरी तरह अंग्रेज़ी की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो एक तरफ अटेंशन स्पैन ख़त्म हुआ, दूसरी तरफ जो पढ़ना भी चाहता है या जो पढ़ भी रहा है उसका शिफ्टिंग हमें नज़र आ रहा है दूसरी भाषा की तरफ, अंग्रेज़ी भाषा की तरफ। तो यकीनन वो पहचान की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं मेरे हिसाब से। ठीक है। मणिन्द्र जी, कैफी जो इस सामाजिक संरचना की बात कर रहे हैं और हिंदी भाषा और हिंदीतर भाषा की जो बात हो रही है, क्या ये पूरा का पूरा विषय या फिर ये जो पहचान है कि पाठक अपने लेखक को पहचानता है और विद क्वेश्चन मार्क, क्या ये केवल हिंदी समाज तक सीमित है या फिर क्योंकि आप बंगाली में जाएं तो वहाँ सेलिब्रेट होते हैं, आप मराठी में जाएं वहाँ सेलिब्रेशन होता है, आप साउथ इंडिया के लैंग्वेजेस में जाएं तो वहाँ लेखक सेलिब्रेट होते हैं, पाठक आपको घर तक छोड़ के आएगा। अगर आप बात करें, इसमें 2 सवाल निकल रहे हैं। एक तो भाषा के माध्यम से क्या ये पूरा समस्या हिंदी भाषी समाज की है, और दूसरा जिसकी तरफ आप इशारा भी कर रहे थे, क्या ये इसमें क्या महानगरीय जीवन भी कुछ भूमिका अदा करता है कि आप छोटे शहर में हैं और वहाँ लेखक हैं तो आपको ज़्यादा लोग जानेंगे, और बड़े शहर में हैं, महानगर में हैं और आप एक लेखक हैं तो वहाँ आपको कम लोग जानेंगे? मुझे लगता है कि 2-3 मेरे अनुभव हैं। एक तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कई वर्षों से पढ़ाने के बाद मैंने ये देखा है कि पिछले 5-7 वर्षों में जो छात्र आ रहे हैं उनकी रुचि साहित्य में बढ़ी है। ये बहुत ही मुझे आश्चर्यजनक भी लग रहा है कई बार, क्योंकि आमतौर पे जब हम लोग बात करते हैं तो यही करते हैं कि उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है वगैरह वगैरह। लेकिन और मैं ये समाज अध्ययन के छात्रों की बात कर रहा हूँ। जैसे कबीर पे रिसर्च करने वालों की संख्या बढ़ गई है, नॉवेल्स पे रिसर्च करने वालों की संख्या बढ़ गई है, और लोग पढ़ भी रहे हैं, लोग बातचीत भी कर रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि एक रिवाइवल भी है। जो सवाल उठाया गया है, शायद ये हिंदी लेखकों का सवाल है कि हमारी किताबों को पढ़ा जा रहा है कि नहीं और पहचान हमारी बन पा रही है कि नहीं। उसमें मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों में एक परिवर्तन अभी देखा जा रहा है। क्यों हो रहा है इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। महानगरी में निश्चित रूप से पढ़ने की समस्या है, समय भी कम है लोगों के पास, और आर्थिक दबाव जिसे कहते हैं डल कंपल्सन्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, ये इतना ज़्यादा है कि हमेशा दिमाग में सिर्फ ये चलता है कि और अर्थोपार्जन कैसे कर लिया जाए। तो शायद वहाँ घटी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैंने छोटे शहरों में जाना बहुत शुरू किया है और गांव से मेरे संबंध जुड़े हुए हैं।
आपको आश्चर्य होगा जानकर कि गांव में, खासकर मैं बिहार की बात कर रहा हूँ इस वक्त, जो हिंदी का एक बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पुस्तकालयों का रिवाइवल हुआ है। 5 साल पहले मैंने एक लेख लिखा था कि कहाँ गायब हो गए हमारे पुस्तकालय, और अभी यदि मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूँगा कि कैसे रिवाइव हो रहे हैं पुस्तकालय। बहुत सारे गांव ने अपने पुस्तकालयों को रिवाइव किया है, लोग किताबें खरीद रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। छोटे शहरों में, दरभंगा हो, पटना हो, ऐसे शहरों में लोग क्लब बनाकर किताबें पढ़ रहे हैं, और ये बड़ा सुखद मेरा अनुभव रहा। मैं अभी दरभंगा गया था, तो मैं अक्सर उनसे बातें करता हूँ कि अपने साहित्य को यदि आप नहीं जानते हो तो अपने समाज को नहीं जानते हो, तो क्या आप लोग अपने साहित्य को जानने की कोशिश करते हो? तो मुझे लगा कि वहाँ एक नया रिवाइवल है, और इसीलिए मैं आजकल ये सवाल उठा रहा हूँ कि क्या हिंदी में किसी नए नवजागरण की उद्घोषणा होने वाली है? क्या कोई नया नवजागरण होने वाला है? क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में नए तरीके से पढ़ने की बात चल रही है। निश्चित रूप से एक बात ये है, जैसे मुझे पुराने समय की बात यदि मैं करूं तो पूर्णिया से मैं आता हूं, और पूर्णिया साहित्यकारों की जगह थी। अब रेणु वहाँ हाउस होल्ड नेम थे। रेणु कोई बड़े साहित्यकार थे या नहीं वो तो मुझे मालूम उस वक्त नहीं था, लेकिन ये मालूम था कि रेणु जी आए हुए हैं, और रेणु जी वहाँ एक प्रेम होटल में बैठकर 11 बजे नाश्ता करेंगे, बहुत से लोग वहाँ जमा होंगे और हम लोग सब वहाँ बातचीत कर सकते हैं। ये जो चीज़ें थी ये मुझे लगता है घटी हैं साहित्यकारों की, और साहित्यकार भी शायद ज़्यादातर बहुत महानगरी बेस्ड होते जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा पब्लिकेशन और तमाम चीज़ों की जो चीज़ें हो रही हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ इस वक्त, जैसे चंद्रकिशोर जायसवाल हमारे मित्र हैं और गांव में रहते हैं, सहज गांव के लोगों के साथ बैठते हैं, सुबह सुबह खूब बातचीत होती है। उनकी किताबें सस्वर पाठ करके पढ़ी जा रही हैं गांव के अंदर, और गांव के लोग उनको जानते हैं। उनको कोई पुरस्कार मिला है कि नहीं मिला ये गांव वाले जानते भी नहीं हैं, लेकिन लोग उनको जानते हैं कि ये वहाँ पाठ कर रहे हैं, उनकी किताब वहाँ पढ़ी जा रही है। ऐसे कई लेखक हैं छोटे लेवल पे जिनको महानगरी के लोग नहीं जानते हैं। मुझे तो उल्टा ये लगता है कई बार कि हिंदी के लेखक ही लेखकों को नहीं जानते हैं। शायद पाठक अपने अपने क्षेत्र के लेखकों को जान रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, जानने की जो बात है, पहचान की जो बात है, शायद पहचान का ये शारीरिक पहचान तो हमेशा मिसलीडिंग होता है, कोई आपको लड़का समझेगा, कभी लड़की समझेगा, लेकिन जो वैचारिक पहचान है हिंदी क्षेत्र में अभी एक ज़बरदस्त भूख है वैचारिक पहचान की। यदि कोई वैचारिक लेखक उन्हें मिलता है तो उसकी किताब बहुत बड़े पैमाने पे पढ़ी जा रही है, ये मैं कह सकता हूँ। मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ और अपने मित्रों के अनुभव से भी कह सकता हूँ कि वैचारिक विचार की जो भूख अभी हिंदी जगत में बनी है, उसको लेकर शायद हम डिमांड सप्लाई में फंसे हुए हैं। शायद डिमांड ज़्यादा और सप्लाई नहीं है। जो ज़्यादातर उपन्यास अभी आ रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि एक निजता और निजी अनुभव पे आधारित है, जिसमें वैचारिक उद्वेलन पैदा करने की क्षमता, शायद जो मंडलोई ये कह रहे थे कि वैचारिक उद्वेलन पैदा करने की क्षमता शायद कम हो गई है। यदि वैसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से इसका एक विस्तार है। और मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है, जब से सवाल मेरे दिमाग आप लोगों ने पूछा है तो मैंने कई अपने छात्रों से भी पूछा, कई शिक्षकों से भी पूछा, और अब मेरा मन है कि ICSSR को एक रिसर्च इसमें लेना चाहिए कि पाठकों और लेखकों के बीच का क्या संबंध है। नहीं, अगर वैचारिक उद्वेलन कम हुआ है और उसकी वजह से पहचान का संकट आया है जैसा आप कह रहे हैं, फिर ऐसा क्यों है कि अगर आप इसको पॉपुलर मीडियम में लेके जाएं, पॉपुलर कल्चर में लेके जाएं, तो उन लोगों की पहचान ज़्यादा है जिनके पास विचार नहीं है, और वो बाकायदा साहित्यकार कहला रहे हैं, वो लेखक कवि कहला रहे हैं, मन से कविताएं पढ़ रहे हैं, उनकी पहचान में संकट नहीं आ रहा है। वहाँ तो विचार नहीं है, वहाँ वैचारिक उद्वेलन उस तरीके का नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है ये भी एक फेज है हिंदी समाज का, और इस फेज को ऐसा मुझे लग रहा है, ये फेज शायद अब अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है, जिस फेज में ये जो टिटिलेशन जिसको कहते हैं कि आपने कुछ छोटी सी चीज़ को छेड़ दिया, और जैसे हमारे एक दोस्त हैं साहित्यकार, वो कहते हैं चटनी, आप चटनी परोसते हैं, ये कविताएं नहीं हैं, चटनियाँ हैं। तो इसका समय भी मुझे लगता है कि था, क्योंकि एक समय में आपके हिंदी पाठकों की संख्या में बहुत भारी वृद्धि हुई थी और उनका टेस्ट अभी डिफाइन नहीं हुआ था। उस समय में इस तरह के लेखकों का, इस तरह के कवियों का, जो मंचीय कवि जिसको आप कहते हैं,
जो लोगों के कुछ ऐसे भावों को उद्वेलित कर सकते हैं जो तत्कालिक उद्वेलन हो और इमीडिएट इम्पैक्ट होता हो, ऐसे लेखकों और कवियों का और वक्ताओं का एक समय रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मेरी समझ, समाज शास्त्रीय समझ अभी बन रही है जी, उससे ऐसा लग रहा है कि इस समय का भी अब एक अंत आ रहा है और शायद हिंदी समाज बिल्कुल उस मोड़ पे खड़ा है जब उसे बहुत गंभीर चिंतन चाहिए। और जहाँ तक दूसरी भाषाओं की आपने बात की, मैं आखिरी बात कह दूँ, मैं बहुत प्रभावित हूँ एक लेखक से, इसका नाम है मिचेल वेलबैक, फ्रेंच लेखक हैं, बड़े कंट्रोवर्शियल लेखक हैं। तो जो भी फ्रेंच लोग मुझसे मिलते हैं, और संयोग से बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या आप मिचेल वेलबैक को जानते हैं? तो बड़ी आश्चर्य की बात है, सब लोग पहले नाक भों सिकोड़ते हैं, क्योंकि मिचेल वेलबैक ने फ्रेंच सोसाइटी का ज़बरदस्त क्रिटिक किया है, लेकिन जानते सब लोग हैं। हमारे समाज में, हिंदी समाज में इस वक्त आलोचक लेखक की संख्या घट रही है, जो लोग समाज के आलोचना भरपूर कर सकें, जो समाज को आईना दिखा सकें कि आपके समाज में परेशानियां क्या हो रही हैं। शायद ये भी एक कारण है कि लोग उसमें बहुत प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मंडलोई जी, आपके पास आ रहा हूँ इस सवाल को लेके कि आप कई प्रतिष्ठानों के उच्च पदों पर रहे हैं। क्या प्रतिष्ठान की जो सत्ता होती है या जो पद होता है या एक संपादक होने की जो सत्ता होती है, क्या वो पहचान कराने में मदद करती है? इसे ऐसे समझिए कि आप चिट्ठी पत्री आपके पास आ रही है और आप उसका जवाब दे रहे हैं, एक संपादक उसका जवाब दे रहा है, तो वो सीधा संपर्क बना रहा है अपने पाठक के साथ में, तो वो पहचान उसकी हो रही है सीधे। लेकिन वहीं पर यह भी संभव है कि उसी पत्रिका में छपे हुए बहुत सारे लेखकों से उसकी पहचान ना हो पा रही हो, लेकिन संपादक से हो रही है। आप दूरदर्शन में रहे, ऑल इंडिया रेडियो में रहे, जहाँ खूब चिट्ठियाँ पढ़ी जाती थीं और रेडियो से नाम लिए जाते थे, लेखकों के शेर पढ़े जाते थे, कविताएं पढ़ी जाती थी, फिर गाने, उनके गीतकारों के गाने सुनाए जाते थे। क्या पद या सत्ता भी पहचान करवाने में मदद करती है? अगर आप मेरे अनुभव के हिसाब से पूछेंगे तो मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि मेरे अनुभव में ये है कि जब मैं टेलीविज़न और रेडियो में था तो जो चिट्ठियाँ हफ्ते में आती थी उससे एक पूरा कमरा भर जाता था, क्योंकि जब उस ज़माने में 18 घंटे 16 घंटे प्रसारण हुआ करता था, फिर तो 24/7 ही हो गया। तो जो टारगेट ऑडियंस है वो टारगेट ऑडियंस विधाओं के हिसाब से होती है। किसी को संगीत पसंद है, किसी को साहित्य पसंद है, किसी को संस्कृति का मामला है, किसी को धर्म पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो जो पाठक हैं, और रेडियो के अर्थ में आप श्रोता कहेंगे, टेलीविज़न के अर्थ में आप या सोशल मीडिया के संदर्भ में आप दर्शक कहेंगे, तो वो संख्या है और वो सत्ता नहीं। मैं जो बता रहा हूँ अपने अनुभव से, वो रचना है जिसकी वजह से पाठक या श्रोता जुड़ रहा है, वो संपादक की वजह से नहीं जुड़ रहा। संपादक ने एक सुविधा आपको मुहैया कराई है, उसके पास एक मैगजीन है, मैगजीन में वो रचनाएं छाप रहा है, उसमें पत्र छाप रहा है, और हो सकता है कि उसके पास पाठक आ रहे हों, वो ये भी कह रहे हों कि गीत की रचना बहुत अच्छी थी, इस तरह की बात हो सकती है। लेकिन जब आप पाठक और पहचान इन दो शब्दों को कहते हैं तो उसमें कोई एक कारक नहीं होता। बहुत सारे लोग अपने समय में, जब मैं जानता हूं कि आज़ादी का पहले का जो समय था और आज़ादी के बाद का जो समय था, जो लोग रेडियो से जुड़े थे वो पहचान उन्होंने कायम की थी, वो चाहे संगीत का आदमी हो चाहे कोई भी हो, लोग रेडियो की वजह से भी जानते थे। और लोग अपने यहाँ बाकायदा जो नाम की तख्ती टांगते थे उसमें वो लिखा करते थे रेडियो साहित्यकार, रेडियो लेखक। तो एक पहचान तो मीडिया के साथ बनती है, वो कितनी दीर्घजीवी होती है ये एक सवाल है। रचना की दीर्घजीविता जो है वो अलग होती है, और माध्यमों से मिली हुई जो पहचान होती है वो ज़रूरी नहीं कि दीर्घजीवी हो, वो अल्पकालिक भी होती है। जैसे कि एक फिल्म का एक लतीफ़ा तो नहीं, एक बात शेयर करता हूँ।
एक बार क्या हुआ कि प्राण साहब से मिलने शत्रुघ्न सिन्हा साहब गए। शत्रुघ्न सिन्हा साहब जब आए थे तो उनकी जो पहचान थी, मतलब थिएटर में तालियां बजा करती थी, और मतलब वो बहुत बड़े स्टार के रूप में आए थे। तो जब वो प्राण साहब से मिले तो प्राण साहब से उन्होंने कहा कि जो आपने 18 साल में नहीं कमाया, देखिए मैंने 18 महीने में कमा लिया। तो प्राण साहब ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा हुजूर 18 साल टिक कर तो बताओ, रचना अगर टिकेगी तो आपका पाठक आपके साथ टिकेगा, अगर रचना नहीं टिकेगी तो बहुत सारे मुशायरे, कवि सम्मेलन सब होते हैं, लोग बहुत जानते हैं, लेकिन वो तात्कालिक, जैसा कि मनीष जी ने कहा। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। और देखिए, पाठक और लेखक के बीच में एक बड़ा रिश्ता होता है। पाठक अपने जीवन में, अपने समय में, अपने समाज में बहुत बेचैन है, किसी न किसी दुख में है, किसी न किसी संघर्ष में है। अगर उसके वो संघर्ष रचना में नहीं आएंगे तो वो आपसे नहीं जुड़ेगा। मुक्तिबोध इसी को कहते हैं कि मैं अपनी शांति खोकर लेखक बनाऊं। अगर आप अपनी शांति खो सकते हैं समाज के साथ, जिसको आप पाठक कहते हैं, जिसको सामान्य आदमी कहते हैं, अगर उसके जीवन का परावर्तन आपकी रचना में है तो वो जुड़ेगा। दुख, इसलिए मैं कह रहा था कि जो प्रेम है, दुख है, यानी कि करुणा है, और मनुष्यता है, ये हिंदी नहीं विश्व साहित्य के कालजयी तत्व है। ये तत्व गहराई के साथ अगर आपकी रचना में नहीं है तो पाठक, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। लोग बोलते हैं मेरे 1.5 लाख फॉलोवर है, कोई बोलता मेरा इतना फॉलोवर है, पर बात वही है कि 18 साल टिक कर तो दिखाओ। ठीक। गीत जी, मंडल जी, आपकी कुछ बातों से सहमति नहीं है, वापस आऊँगा आपके पास। अभी मैं गीत जी के पास जा रहा हूँ। आप विश्व साहित्य का अध्ययन आपको है, किताबें आपकी उस पर हैं। एक पाठक की हैसियत से आपने बहुत से साहित्यकारों को पढ़ा है, और ये ज़रूरी कतई नहीं है कि आप जिसके पाठक हैं वो आपका समकालीन हो ही। क्या हम इस विषय को समकालीनता में बांध कर नहीं देख रहे हैं? क्योंकि मेरा रिश्ता या मेरी पहचान प्रेमचंद के साथ हो सकती है, दोस्तोवस्की के साथ भी हो सकती है, और मैं उनको नहीं जानता, लेकिन मैं जानने की कोशिश करता हूँ, और जितनी कोशिश करता हूँ मैं उनको जानता जाता हूँ। तो क्या यहाँ पर रचना प्रभावी है? पहली चीज़ तो ये। और आप जब अध्ययन कर रहे होते हैं तो वो पहचान किस तरह से स्थापित कर पाते हैं? हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से समकालीनता वाली बात इसलिए बीच में आई होगी क्योंकि विषय के वाक्य में है आज का पाठक, तो इसलिए आज के आसपास घूम गई। लेकिन हम लेखक हैं और प्रथम दृष्टया और पाठक ही हैं, पहली तरफ से पाठक होते हैं, और दुनिया की तमाम रचनाओं के साथ एक पाठकीय रिश्ता, जिसे भी हम पढ़ते हैं, बनाते हैं। मैं अपने बारे में कहूँ तो समकालीन लेखकों के साथ मेरा रिश्ता कम है। मेरा कमरा जो है वो मरे हुए लेखकों से आबाद है, मरे हुए चित्रकारों से आबाद है, मरे हुए संगीतकारों से आबाद है। तो मेरे पाठकीय भूमिका में मृत्यु का बड़ा ही एक रोल होता है, मृत्यु की एक बड़ी भूमिका है मेरे पास, और ये उस पहचान के संकट को जो है और गहरा बना देती है। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि पहचान का संकट नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि पहचान का संकट दुधारी संकट है। वो एक तरफ महसूस भी होता है और दूसरी तरफ लगता है कि वो नहीं है। ये एक बहुत अलग किस्म का तिलिस्म है, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पूरे विश्व साहित्य, पूरे इतिहास के तौर पर ये बात सही है। क्योंकि आम पाठक बहुधा कृति से कम प्रभावित होता है, कीर्ति से अधिक प्रभावित हो जाता है। तो ये जो कृति और कीर्ति का अंतर है, यह पाठक का लेखक के साथ रिश्ता कई बार बदल देता है। जैसे
कुछ बरस पहले एक कार्यक्रम हुआ था, विष्णु खरे एक बहुत सुंदर उन्होंने एक भाषण दिया था और उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि हिंदी में मुक्तिबोध की स्थिति ऐसी है कि आप मुक्तिबोध को पढ़े बिना भी मुक्तिबोध पर आधा एक घंटा बोल सकते हैं। ये क्लासिक के साथ यही होता है दरअसल। प्रूस्त 7 खंडों का उपन्यास लिख के चले गए। प्रूस्त को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन प्रूस्त को बहुत लोग कोट करते हैं। काफका की टी शर्ट बहुत सारे लोग लेते हैं, काफका के मग बहुत सारे लोग लेते हैं, काफका की रचनाएं उस तरह नहीं पढ़ते हैं। तो लेखक के साथ जो पाठक का रिश्ता बनता है वो कई बार उसकी कीर्ति, कई बार उसकी लोकप्रियता और कई बार उसके रचनात्मक प्रसार के आधार पे बनता है। इसलिए ये जो पहचान है ये अपने आप में दुधारी तलवार है, फरेबी शब्द है, धोखादेह शब्द है ये। जैसे एक बहुत पुराना, मुझे नहीं पता वो चुटकुला है या असल बात है, लेकिन सारिका के एक बहुत पुराने अंक में किसी लाइब्रेरी में बैठ करके मैंने पढ़ा था, वहाँ छपा था कि कहीं एक साहित्यिक कार्यक्रम हुआ, संचालन एक प्रिंसिपल महोदय कर रहे थे, मंच पर गणमान्य 2-3 साहित्यकार बैठे हुए थे और प्रिंसिपल महोदय ने उद्घोषणा की कि हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे बीच सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आए हैं और उससे भी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वो अपने साथ अज्ञेय जी को भी लेते आए हैं। अब ये व्यंग्य है, असल बात है, चुटकुला है या क्या है, लेकिन जो भी कुछ है ये अपने लेखक के साथ पाठक के रिश्ते को दिखाने में बहुत हद तक कामयाब होता है कि उसके लिए वात्स्यायन अलग है, अज्ञेय अलग है। मैंने इस बात को बहुत गंभीरता से लेकर के अज्ञेय जी के निबंध पढ़े। अज्ञेय जी ने एक निबंध में इसका जवाब दिया है कि जब मैं रचनात्मक लेखन करता हूँ तो मैं अज्ञेय होता हूँ, किंतु जब मैं चिंतन परक लेखन करता हूँ तो मैं वात्स्यायन होता हूँ। अब उस प्रिंसिपल ने अज्ञेय जी को इस बात को सीरियसली ले लिया था या क्या किया था मुझे नहीं पता, लेकिन एक लेखक के प्रसार के विभिन्न स्तरों को देखते हुए ये जो पहचान का जो शब्द है, पहचान का संकट है। मार्केज अपने जिस शहर में रहते थे, मार्केज के बारे में कहा जाता था कि अगर वो चुनाव लड़े तो एक साथ 3-4 देशों के राष्ट्रपति बन सकते हैं, इतनी लोकप्रियता है उनकी। तो क्या गीत जी, लिखते हुए लेखक बाकायदा इस बात को अपने जहन में बार बार दोहराता है कि मेरी छवि ये है, मेरी पहचान ये है और अब मुझे उसी के अनुसार लेखन करना है, अन्यथा मेरे पाठक मुझसे विरक्त हो जाएंगे? ये एक बहुत सब्जेक्टिव किस्म का प्रश्न है। फिर से मैं कहूँगा, ये हर लेखक के हिसाब से बदल जाता है। जैसे कुछ लेखक हैं वो बहुत कॉमर्शियल राइटिंग करते हैं और वो हमेशा उनके सामने एक टारगेट ऑडियंस होता है। मंडलोई जी बहुत पूरा जीवन इन्होंने मीडिया में गुजारा है और रोज लगभग ये टारगेट ऑडियंस की ही चर्चा करते हुए अपना दिन की शुरुआत करते होंगे। अखबारों में काम करने वाले टारगेट ऑडियंस की बात करते हैं। लेखक शायद अलग होता है और एक सच्चा किस्म का लेखक, उसकी तो और भी कुछ चीज़ें अलग होती हैं। उसे कई बार ये नहीं पता होता, जैसे बता रहा हूँ मैं, कई बार ये नहीं पता होता कि उसका लेखक है कौन। जैसे मुझे एक पंक्ति बहुत सुंदर इम्रे कर्तेश की याद आती है। उनको 2002 का नोबेल प्राइज़ मिला था। हंगरी के लेखक थे, बहुत शानदार लेखक थे और बहुत कम पढ़ा जाता था उनको। उन्होंने नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद कहा था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी किताबें कभी पढ़ी जाएंगी, इसीलिए मैं उन्हें खुल कर लिख पाया। अब बताइए, उन्हें नहीं पता है कि उनके पास कोई पाठक है, इसलिए पाठक का दबाव उनके ऊपर है ही नहीं। और एक दूसरा कमर्शियल किस्म का राइटर होता है जो अपनी किताबों में लगातार बदलाव करता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर एक दबाव रहता है कि पाठक इसे रिजेक्ट कर देगा। ये जो मीडिया का दबाव है, इससे हर लेखक अलग अलग तरीके से मुकाबला करता है और ये उसकी लेखकीय प्रतिबद्धता को तय करता है, ये उसके लेखकीय सौंदर्य को तय करता है, ये उसकी वैचारिक प्रतिबद्धता को तय करता है, पाठक के साथ किया गया उसका व्यवहार। दो पंक्तियों में मैं एक उदाहरण दूं। हमारे यहाँ शिव को अर्ध नर नारीश्वर कहा गया, आधा नर आधा नारी। मुझे साहित्य के संदर्भ में, लेखक और पाठक के संदर्भ में ये बात बहुत मानी खेज लगती है
कि साहित्य एक विशाल देह है जिसका आधा हिस्सा पाठक से बना है, आधा हिस्सा लेखक से बना है, और ये अर्ध नर नारीश्वर, अर्ध पाठक लेखक, ये जो बात है, यानी लेखक पाठक को अपने आत्म का विस्तार माने तो उसे पाठक के बारे में अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने बारे में सोच के लिखेगा। और पाठक पढ़ते समय यदि लेखक को अपने आत्म का विस्तार मानकर पढ़े तो वो भी लेखक को अलग नहीं मानेगा। ठीक, ये जो तादात्म्य है ये चुनौतीपूर्ण है। ठीक, रश्मि जी, आलोचक की बात मणिंद्रनाथ ठाकुर जी ने की थी कि आलोचक का हट जाना, चूँकि अब सोशल मीडिया का दौर है और धीरे धीरे आलोचना वाहवाही में तब्दील होती जा रही है, हो ही गई है लगभग। ऐसे समय में क्या आलोचक का मध्यस्थता न करना या हट जाना भी इस पहचान पर प्रभाव डालता है? क्योंकि पहले आलोचक कुछ लिखता था, मिसाल के तौर पर राजेंद्र यादव ने कुछ लिखा, नामवर सिंह ने कुछ लिखा, या नामवर जी ने अपने कार्यक्रम में दूरदर्शन पे उसकी चर्चा की, तो लोगों को ये लगता था कि इतना बड़ा आलोचक कुछ बोल रहा है। या फिर आप पुराने आलोचक जितने भी हैं उनको ले लें तो उनके बारे में कुछ जाना जाए, उनके बारे में पहचाना जाए। अब धीरे धीरे वो आलोचना कम होती चली गई है। क्या इस आलोचक के हट जाने से भी इस पहचान पर प्रभाव पड़ा है? आप बोलना चाहते हैं पाठक और लेखक के बीच में? अभी मैं आपके प्रश्न का उत्तर देख के थोड़ा सा हिंदी भाषी क्षेत्र में पाठक क्यों कम हैं, जो आपके पुराने सवाल थे, इस पे भी 1 मिनट बोलना चाहूँगी। जब मणिंद्रनाथ ठाकुर कह रहे थे कि आलोचना का लेखन बहुत कम हो गया और पढ़त तो उससे भी कम है जितना लिखा जा रहा, तो उनका मतलब तो आलोचनात्मक था कि क्रिटिकलिटी कम हो रही है, हम सोचना नहीं चाहते, हमारे पास स्पेस नहीं है। और फिर तीनों के बारे में बात आई भी कि जब आप एक ऐसा माल जो मैगी टाइप राइटिंग हो रही है, आप साल में 3-3, 4-4 लेखन कर देते हैं, फिर वो आपकी मार्केटिंग से भी बिक भी जाता है, और एक स्यूडो पाठक को भी, एक स्यूडो लेखक एक स्यूडो पाठक को रियल मान ही लेता है, उनकी वहाँ तरंगे भी मिल जाती हैं। तो एक जो पूरी, वैसे अगर देखा जाए तो सृजना यानी रचना, आलोचना, ये एक साथ ही पैदा होती है ना। आलोचना का मतलब है कि रचना में तो आलोचना निहित ही है, खास तौर से जो आधुनिक कहानियाँ हैं उसमें उसकी आलोचना के टूल खुद हैं। हो सकता है वो इसलिए हो कि आलोचना विधा के रूप में बहुत ही कमज़ोर है, कविता को इतना संकट नहीं है, तो वो अपने आलोचना फिर भी आलोचकों पे थोड़ा बहुत विश्वास दिखा देती है। तो एक बात तो ये कि पूरे समाज में ही आलोचनात्मक बुद्धि नहीं चाहिए। और अभी जब पाठक की बात हो रही थी तो कई बार तो मैं थोड़ा सा एक पीछे जाना चाहूँगी कि आज से 50-60 साल पहले जो लेखक थे वो और पाठक एक तरह की दुनिया में रह रहे थे, वो 2 दुनियाओं के लोग नहीं थे। यानी उनके सुख दुख, उनके जीवन कहीं साझा होते थे, उनकी दुनिया एक थी, तो वो मिलती थी। कहीं कि प्रेमचंद के पास में जो आम आदमी है वो आम आदमी पाठक के पास भी है, वो आम आदमी प्रेमचंद खुद भी हैं। लेकिन अब कहीं लेखक की दुनिया बहुत अलग हो गई है, लेकिन बहुत अलग हुई होती तो साहित्य अभी तक बहुत ही ख़त्म हो चुका होता और इतना भी हम इसमें उत्सव नहीं मना पाते, पत्रिकाएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। तो उस दृष्टि से हम देखें तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव अभी बना हुआ है, वरना तो वो अपनी अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहते। तो एक तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जो पूरा ही रिश्तों का क्षरण हुआ है, हम परिवार में एक दूसरे को नहीं जानते, हम पड़ोस में नहीं जानते, तो चिंतन का पूरा एक स्पेस ख़त्म हुआ है। तो वो रचना, तो कई बार ये भी होता है कि बाकी सारी बातों के बावजूद कि कुछ कॉमन बिंदु पाठक के आते होंगे, उसके अतिरिक्त जो रचना का काम है वो एक कॉमन सेंस जो सोचने का बना हुआ है, उस आदत को तोड़ के नई निगाहें देना रचना का काम है। या हम कहें कि संवेदना में जमी हुई बर्फ को काटना, वो एक पेनफुल प्रोसेस है लेखक के लिए भी और पाठक के लिए भी। लेखक बहुत ट्रूथफुल होता है जब सबके सुख दुख में, तभी वो लिख पाता है। पाठक उतनी संजीदगी से पढ़ता है तभी वो उसको काट पाता है।
लेकिन अगर पाठक तैयार नहीं है तो उसको वो रचनाएं पसंद आएंगी जो उसके कॉमन सेंस को पुष्ट करती हों। हाँ, अब इसे मैं मैगी की तरह खा सकता हूँ, अब इसमें मेरे को कुछ अपने साथ लड़ाई नहीं करनी। तो एक बात तो ये कि जो साहित्य है इसमें पाठकों की संख्या बहुत घटती चली गई है हिंदी के, लेकिन हम साहित्य को लाइक या डिसलाइक की ऐसे बाइनरी से नहीं देख सकते। इसका जो महत्व है वो एक जो छोटा सा स्पेस इसको मिला हुआ है, वो एक तरह से समाज की चेतना है, समाज की आँख है। वो एक बार सोचिए गायब हो गया तो जो हम वाया मूवीज़ देख रहे हैं, जो हम एक मतलब साहित्य बहुत दूर की मार करता है। डायरेक्ट हो सकता है कि 300 पाठक 300 प्रति बिकी, 10 ने उसको सीरियसली पढ़ा, 5 ने उसको बहुत सीरियसली पढ़ा, पर वो नाटक, सिनेमा कोई एक संवेदना को प्रभावित कर गया, उसके परिवार, उसका एक मतलब एक कौन सा इफेक्ट इसे कहते हैं मुझे नहीं मालूम, कास्केडिंग या क्या कहना चाहिए, मतलब एक स्पाइरल इफेक्ट एक होता रहता है। तो इस तरीके से उसका प्रभाव पड़ता है, और अगर वो नहीं रहेगा तो इतने सारे जो बदलाव समाज में आए हैं वो नहीं आएंगे। एक बात मैं पहले साफ करना चाहती हूँ कि हम जब लेखक बोल रहे हैं यहाँ पे, तो हम मान के चल रहे हैं कि जो लेखक है वो सत्ता के विरोध में होता है। आज की डेट में जब लेखक और पाठक दोनों ही उपभोग की एक जो प्रवृत्ति है उसका अगर अंग हो गए हैं, अगर वो ताकत का अंग हो गया है, तो उस लेखक की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ताकत के अंग होके तो उसके पास सत्ता के वही टूल हैं जो सत्ता के पास हैं। फिर वो एक मिनिस्टर की तरह पॉपुलर हो सकता है, वो एक मिनिस्टर की तरह पावरफुल हो सकता है, पढ़वाया जा सकता है, बट हम उस लेखक की बात कर रहे हैं जो प्रतिरोध की बात कर रहा है। अब मैं आलोचना विधा पे अलग से इसलिए नहीं बोलना चाहती थी कि आलोचना के तो पाठक ही बहुत कम है, बट सुखद आश्चर्य जो मुझे सिर्फ हंस और कथादेश के सहारे मिला, एकदम किसी परचून वाले का फ़ोन, किसी किसान का फ़ोन, किसी दूर दराज का एकदम फ़ोन आता है, आपके आलोचना के लेख पढ़ रहे हैं वो इतने ध्यान से। कई बार इस तरह के फ़ोन आते हैं कि मैडम वो कहानी हमें बहुत अच्छी लग रही, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, आप अगर अगला लेख उस पर लिख देती तो थोड़ा सा समझ लेते। तो आलोचना के कभी आम पाठक मिलेंगे ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो जब इतने सारे फ़ोन आते हैं, वो कहानी पढ़ी जाती है, तो मेरे को ये बात लगती है कि आलोचक अगर बीच में है और बहुत ईमानदारी से अपने काम कर रहा है, उस ईमानदारी से काम करने में उसकी पहचान जो लिहाजदारी का समाज है हिंदी, तो दरअसल लिहाजदारी से बचना ना तो लेखक, प्रकाशक, आलोचक हर किसी के लिए जितना मुश्किल है, आलोचक के लिए उससे और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसका जो पढ़त है उसको उसकी चॉइस से पढ़ने के लिए नहीं फ्री छोड़ा जाता, उसमें हमेशा एक दबाव रहता है। कुछ कारणों से वो अपना काम उतने न्यायोचित ढंग से नहीं कर पाता, पर मेरा ये मानना है कि अगर आलोचना कथा साहित्य की अगर मैं बात करूं स्पेशली समृद्ध होती, तो कहानियों के साथ जो ये फैला हुआ है कि लोकप्रियता के नाम पे थोड़े कच्चे लेखक ज़्यादा पढ़े जाते हैं और सही किताबों तक पाठक कम पहुंच रहा, उसकी एक मानसिक तैयारी नहीं हो पा रही है गज़ीन कहानी समझने की, तो ये जो दिक्कतें हैं ये आलोचना इससे एक हद तक निपट सकती थी। मगर पहली बात तो आलोचना एक तरह से मैं तो उसे नदारत कहूँगी, लगभग नदारत है। जो थोड़ी बहुत हो रही है उसमें ईमानदारी नहीं है, उनके पास स्पेस नहीं मिल पा रहा है उनको अपने रुचि से पढ़ने लिखने का। और तीसरी बात ये भी है कि मेरे को लग रहा है आप जल्दी में थोड़ा है, तो कुल मिला के अगर आलोचना केंद्रीय विधा होती तो मुझे लगता है कि एक अच्छी कहानी को पढ़ने के लिए जो एक मानसिक प्रशिक्षण की ज़रूरत होती, उस तक पाठक अपने आप पहुंच पाते और फिर कहानियाँ और अधिक पठनीय होती। अभी तो कहानीकार को प्रेशर है कि उसको पाठक को बीच में समझाना भी खुद ही है कि मेरी कहानी को तुम कैसे पढ़ो। तो मुझे लगता है कि कहीं आलोचना अपना रोल को निभाने में चूकी तो है और इसको अपना रोल बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। लेकिन अंत में मैं ये बात बताना चाहूँगी एक बार कि हमारा जो बस मैं 1 मिनट इस बात पे बोलना चाहती हूँ कि जो हिंदी भाषा का समाज है वो एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए
कि हिंदी भाषा एक कृत्रिम ढंग से तैयार की गई थी औपनिवेशिक समय में। जब उसका एक बार एजेंडा पूरा हो गया, उसके बाद पाठक निर्माण तब होता जब हम संस्कृति को अपना मुख्य सवाल बनाते। ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सारे समय हमारा संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, हम अचानक कठिन किताब लिखेंगे और वो हमें पाठक मिल जाएंगे। न हमने उसको ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाया, न सहज भाषा बनाया, और ना उसमें कोई हमें दिक्कत आती है उसमें। मैं हिंदी की टीचर हूँ, मैं हिंदी में नहीं पढ़ा पाती हूँ, तो कहाँ हिंदी बोलेंगे, ये कैसे लिखेंगे समाजशास्त्र हिंदी में? कि बहुत मुश्किल से लिखा होगा इन्होंने मेरे ख्याल से जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पूरी एक सांस्कृतिक दिक्कत है। अगर संस्कृति तैयार होगी तो पाठक भी वहीं तैयार होगा, रचना भी तैयार होगी, रचनाकार और आलोचक भी, तो तीनों में ही प्रॉब्लम है। ठीक है। लिहाजदारी का समाज तो लगभग ख़त्म हो चुका है। अब पाठक लेखक को इतना ज़्यादा पहचानने लगा है कि वो अपने आप दूर हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पहचान भी कभी कभी दिक्कत पैदा कर देती है। बहुत ज़्यादा पहचानना भी नहीं चाहिए, उतना ही पहचानना चाहिए जितना एक पर्दा रहे। इस बात से लगभग सभी लोग सहमत हैं भी। आपके पास आ रहा हूँ कैफ़ी, चूँकि आपने बार बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात की, आप यंगस्टर हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, कैसे लेखक संपर्क स्थापित करें? और जब इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे तब भी संपर्क स्थापित किए जाते थे, और संभवतः आज से कम नहीं, ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं जानते थे, बाकायदा ज़्यादा ही जाना जाता था, और वो रचना के माध्यम से ही जाना जाता था। कैसे एक पाठक लेखक तक तो आ रहा है, लेकिन एक लेखक कैसे पाठक तक जा सकता है अगर इस रील के दौर को मैं हटा दूं तब? बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रश्न के लिए। जो मैम अभी कह रही थी, एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई कि कहानीकार को समझाना पड़ता है अपने पाठक को कि वो क्या लिख रहा है। जयपाल सार्त्र ने जो पाठक और लेखक का संबंध है, इसे जॉइंट एफर्ट नाम दिया, संयुक्त प्रयास। वो कहते हैं कि जब भी कोई क्रिएटिव एक्ट होता है तो वो अपने आप में अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, और अगर एक पल के लिए मान लेते हैं कि लेखक एक आइसोलेटेड आइडेंटिटी है, तो अगले पल तो वो जो भी लिख रहा है वो किसी काम का ही नहीं रहेगा। तो या तो वो लिखना बंद कर देगा या पेन उठाना बंद कर देगा, गायब हो जाएगा। तो इस पूरे संदर्भ में जॉइंट एफर्ट में एक चीज़ जो बड़ी कमाल की है वो ये कि क्या जो लेखक है वो अपने पाठक के सामने चुनौती पेश कर पा रहा है। चुनौती किस संदर्भ में? हम जो भी लिख रहे हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ थोड़ा सब्जेक्टिव होकर के, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जो लिख रहे हैं वो पाठक समझ भी पाएगा। ये भी एक तरह की क्लास डिवीज़न है, एक तरह की हेजेमनी है, अपने पाठक को थोड़ा कमतर आंकना, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील समझना। अमेरिकन राइटर हैं एक जॉर्ज सैंडर्स, मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, माफ़ कीजिएगा। उनका एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने कुछ दिन पहले। आर्टिकल का नाम था व्हाट राइटर्स डू व्हेन दे राइट। उसमें वो कहते हैं कि जब एक लेखक लिखता है तो वो एक विशिष्ट दुनिया बनाता है, एक स्पेशल एक कंस्ट्रक्शन करता है संसार का, और अपने पाठक को स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए खड़ा होता है। पाठक अंदर प्रवेश करता है, और जैसे ही पाठक ने प्रवेश किया वो गायब। अब पाठक उस दुनिया में हैरानी के साथ चीज़ों को महसूस कर रहा है, समझ रहा है। लेखक है उस दुनिया में, लेकिन उसके इर्द गिर्द मंडरा नहीं रहा है, वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। यहाँ पे पाठक हैरान होता है कि अच्छा, मेरा लेखक मुझ में इतना विश्वास करता है। यहाँ पे वो भ्रम टूट रहा है, वो हेजेमनी टूट रही है, जहाँ पे हम ये मान रहे थे नहीं संवेदनशील हूँ, मेरा पाठक संवेदनशील नहीं है। तो लगता है कि जो पाठक और लेखक है वो इतना जटिल है, और बार बार जो हम विषय पे लौट के आ रहे हैं कि क्या पाठक अपने लेखक को जानता है, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या लेखक अपने पाठक को जानता है। और वो जानना तभी हो पाएगा जब आप उस पर विश्वास करेंगे। जेस्चर ऑफ ट्रस्ट की बात जो मैं कह रहा हूँ उस तक लौट कर आएंगे। एक चीज़ और बड़ी कमाल की है, एक बार मैं कुणाल सिंह से बात कर रहा था, तो हारुकी मुराकामी का एक अनुवाद मैंने किया, उस पर बात कर रहा था। तो ऐसी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हारुकी मुराकामी जो है वो जापान के गीत चतुर्वेदी हैं।
तो गीत चतुर्वेदी हैं वो जापान के, इसका मतलब है, जो आपका प्रश्न है उस पर लौट के आ रहा हूँ कि चूंकि प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं तो गीत चतुर्वेदी की तरह ही लेखक को प्रयास करना होगा। कनेक्शंस बनते हैं, आप पाठक से जुड़ते हैं तो आप तरह तरह के पॉडकास्ट हैं, तरह तरह के यूट्यूब चैनल्स हैं, तो लिखना तो है ही, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ लेखक जब प्रयास करता है तो वो जो गैप है वो टूटता भी है, टूटेगा भी। ठीक है, आपका नाम लिया गीत जी, तो आपके पास आ रहा हूँ और अंत में मैं दोनों हमारे वरिष्ठ लेखकों के पास जाऊँगा। एक लेखक के तौर पर जब आप अपने पाठक से मिलते हैं तो क्या गीत चतुर्वेदी लेखकीय रूप में मिलते हैं या गीत चतुर्वेदी एक व्यक्ति के रूप में मिलते हैं? क्या ये भेद हो पाता है? हो पाता है तो कैसे, और अगर नहीं हो पाता है तो क्यों नहीं हो पाता है? एक और सवाल इसी के साथ ऐड कर दूं, आप दोनों का जवाब एक साथ दीजिएगा। क्या ये पहचान विधाओं के अनुसार भी होती है कि कविता है, कवि है तो अधिक पहचाना जा रहा है, उपन्यासकार है तो कम पहचाना जा रहा है, कहानीकार है तो कम और आलोचक है तो और कम? हम जिस पाठक की बात करते हैं कई बार उसे ये अंतर ही नहीं समझ में आता, वो जो पढ़ रहा है वो कविता है या क्या कहानी है या क्या है। कई बार तो मेरी पिटाई इसलिए हुई है कि मेरी कहानी की पंक्तियों को जो है कविता की पंक्ति समझ करके चला दिया गया। तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है पाठक के लिए ये समझना। लेकिन पहला वाला सवाल क्या? पहला सवाल ये था, जब आप अपने पाठक से मिलते हैं तो गीत चतुर्वेदी एक व्यक्ति के तौर पर या लेखक के तौर पर, क्योंकि पाठक आपको एक लेखक के तौर पर पहचानता है, भेद हो पाता है? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी भी मिल रहा था या पहले मिलता हूँ, रोज़ मिलता हूँ, मैं उस व्यक्ति की तरह मिलता हूँ जो मिलते समय जाके कहीं छुप जाना चाहता है। मैं व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा मिलने में बहुत विश्वास नहीं रखता। मैंने पहली बार में वक्तव्य में भी कहा था कि अगर मैं एक पाठक हूँ तो मैं अपने लेखक से उसकी रचनाओं के भीतर ही मिलता हूँ। लेखक को उसकी रचनाओं के बाहर खोजना एक किस्म का भोलापन है जिसमें अंततः आपकी आत्मा छली जाएगी। आप उससे मिलने के बाद डिसइल्यूजन्ड हो जाएंगे। आप उससे मिलने के बाद आपका भ्रम टूट जाएगा, कुछ आपके भीतर बहुत गहरा बदल जाएगा, पूरी लेखक जाति के प्रति बदल सकता है। तो निजी तौर पर मैं बहुत ज़्यादा लेखकों से अपने जीवन में संपर्क होने के बाद भी रूबरू नहीं मिल पाया। उसी तरह अपने पाठकों से भी मैं एक निश्चित दूरी बना करके ही मिलता हूँ, क्योंकि उससे मेरा एकांत सुरक्षित रहेगा। क्योंकि लिखते समय मैं निजी तौर पर ये मानता हूँ कि लिखते समय मैं किसी पाठक की कल्पना नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे आदर्श लेखकों ने, जिन्हें मैं पढ़ पढ़ करके प्रफुल्लित होता हूँ, पढ़ पढ़ के हंसता हूँ, पढ़ पढ़ के रोता हूँ, उन्होंने अपनी किताबें लिखते समय मेरी कल्पना नहीं की थी। दोस्तोवस्की ने ये सोच के नहीं लिखा था कि गीत चतुर्वेदी पढ़ेगा एक दिन, या प्रूस्त ने ये नहीं सोचा था, या धर्मवीर भारती ने ये नहीं सोचा था कि सुधा और चंद्र की कहानियाँ पढ़ के ये सारे लोग रोएंगे एक दिन। तो लेखक पाठक दोनों के बीच एक, जैसा मैंने पहले भी कहा, सामंजस्य हो, चुनौतीपूर्ण रिश्ता हो, साहचर्य हो, किंतु अलग अलग भी हो। वो मांडुक्योपनिषद के उस सुपर्ण पक्षी की तरह हो, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो, कि एक पक्षी जो है वो खा रहा है, दूसरा पक्षी उसे खाता हुआ देख के सुखी महसूस कर रहा है। तो एक ने रचना लिखी है, दूसरा उसे पढ़ करके सुखी महसूस कर रहा है। ये जो द्वैत है, ये द्वैत, ये डिफरेंस, ये डुअलिज्म हमेशा बना रहना चाहिए। ये बहुत निजी तौर पर मैं इस पे विश्वास रखता हूँ। मंडलोई जी, क्या पुरस्कार भी पहचान के विस्तार को तय करते हैं? आपको नोबेल मिला है तो आप ज़्यादा पहचाने जाएंगे, जाहिर सी बात है। और क्या ये पहचान की भूख एक लेखक के भीतर, या ये अपेक्षा पाठक से करना कि वो हमको पहचाने ही, इसका अंत कहाँ होगा? क्योंकि आप अपने कस्बे में पहचाने जा रहे हैं, ठीक है, अब आपकी भूख है कि मुझे राज्य में पहचाना जाए,
फिर आएगा कि मुझे देश के स्तर पर पहचाना जाए, फिर आएगा देश में तो सब जानते हैं लेकिन वैश्विक स्तर पर मेरी पहचान नहीं है। ये अपेक्षा पाठक से ही बार बार क्यों कि वो मुझे पहचाने? ये सवाल कर कौन रहा है कि मुझे पहचाने? मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से लिखने बैठता है या उस समाज में होता है कि आप मुझे पहचाने ही। जहाँ तक आपने नोबेल सम्मान या दूसरे पुरस्कारों की बात की, तो दो तरह के लोग रहे हैं। एक वीतरागी रहे, उनको सम्मान मिलता है या नहीं मिलता है इससे उनको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन बदलते समय में अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुरस्कारों को अपने फेवर में मैनेज करते हैं और नहीं मिलने पर दुखी होते हैं। तो ये बदलते समय के जो मानक हैं उसमें देखिए एक डिकेडेंस तो आया है और इस डिकेडेंस को मानना चाहिए। पर अंततः सारा मामला जो एक हमारे सामने आता है रचना और पाठक के बीच में, तो चाहे वो आलोचक की बात की, आलोचक एक पुल होता है, लेकिन रचना और पाठक के बीच में अगर संबंध नहीं है तो रचना का कोई मतलब नहीं। और मैं ये मार्केट के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। एक रचना का काम होता है एक खास तरह के वातावरण निर्माण करने का जो कि परिवर्तन का हो सकता है। और वो परिवर्तन कहाँ देखना चाहता है? भीतरी इच्छा उसकी वही होती है कि जो रचना में मैं परिवर्तन के रास्ते एक तरह से विन्यस्त कर रहा हूँ वो कहीं समाज में भी ट्रांसेंड करे और समाज में भी फलीभूत हो। तो अगर आप कुल मिला के देखें, कितनी भी बहस कर लें, कितने भी रास्तों से आ जाएं, रचना का अपना स्थान बहुत प्राथमिक है, लेखक का स्थान द्वितीय ही रहेगा। क्योंकि रचना काम करती है। गांव में अगर आप चले जाओ तो किसी को ये नहीं मालूम है कि तुलसी का पद है कि कबीर का है। अब तो तुलसी और कबीर की छाप लगा लगा के लोग अपना पद कहते हैं, लेकिन उस पद ने काम किया क्योंकि वो रचना बड़ी थी। घाघ और भड्डरी अभी भी किसानों के लिए जितने प्रासंगिक हैं, कोई नई रचना उतनी प्रासंगिक नहीं है। तो देखिए रचना सबसे महत्वपूर्ण है और अगर रचना है तो उसका पाठक होना ही चाहिए। आज के समय में वो रचना बड़ी बनेगी कैसे? पहली बात तो यही है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि रचनाकार थीमेटिक लेखन करता है, जिसका चलन है, आप उस पर रचना कर रहे हैं और तात्कालिक पहचान तो आपको मिल गई, लेकिन फिर आप बोलते हैं आपको लंबी पहचान जो याद रखा जाए वैसा नहीं आपको याद रखा जा रहा है। तो वो रचना का बड़ा होना वो कैसे होगा? रचना 3 डायमेंशनल होनी चाहिए। उसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई नहीं होना चाहिए, उसमें गहराई होना चाहिए। जिस रचना में गहराई नहीं होगी वो कबीर नहीं बन सकता, वो तुलसी नहीं बन सकता। एक आयामी 2 आयामी में रचना लिखी जा रही है आजकल। आप देखिए सोशल मीडिया में यहाँ वहाँ एक ठीक है, एक सतह जो है यथार्थ की एक सतह है, विषय से आपकी एक पहचान है कि एक घटना हुई, एक दुर्घटना हुई तो आपको एक विषय मिला, लेकिन आपने उसको एक आयामी दृष्टि से देखा, 2 आयामी दृष्टि से देखा कि 3 आयामी दृष्टि से देखा। 3 डायमेंशनल फिल्म भी होती है, 3 डायमेंशनल संगीत भी होता है। अब 7D हो गया है। नहीं पड़ा 70 हो चाहे कुछ भी हो, 3 डायमेंशनल होगी जी। सारी चीजें 3 डायमेंशनल होती है, वहीं गहराई होती है। हाँ। मेरा ये कहना है, जो गहराई है, जो गहराई में जाकर बोलेगा उसका असर कुछ और होता है। ठीक है मणिन जी, आखिरी सवाल सत्र का, क्या पुराने दौर की तरफ ये लौटने का समय है? आप दुनिया भर में देखें, तमाम महाशक्तियाँ जो हैं वो अपने पतन की ओर हैं, नई नई शक्तियाँ उभर रही हैं। वो चाहे तकनीक के क्षेत्र में आप आ जाएं या फिर देश और डेमोक्रेसी के दौर में आ जाएं, चाहे आप विश्व कप में आ जाएं, चाहे आप देश के स्तर पर आ जाएं। जितने ताकतवर लोग थे वो एक समय पर घड़ी जो है अब उल्टा एक तरीके से घूम रही है।
क्या ये दौर वापस पुरानी प्रक्रियाओं में लौटने का दौर है, जहाँ पर लेखक को उसी तरह से पहचाना जाए पाठक द्वारा जिस तरह से प्रेमचंद और परसाई पहचाने जा रहे थे? और अगर ये है तो फिर कैसे होगा? और नए में तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसीलिए हम बहस भी कर रहे हैं कि पहचान है लेकिन एक स्तर पर नहीं भी है। मुझे नहीं लगता है कि इतिहास का चक्का वापस कभी जाता है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से इस वक्त इतिहास जहाँ खड़ा है, हम जहाँ खड़े हैं, वो एक आमूलचूल परिवर्तन का समय है। मैं इसे अंग्रेज़ी में कहता हूँ कि कुछ हो रहा है जिसे हम ऑन्टिक म्यूटेशन कह सकते हैं, कि यथार्थ में कुछ मौलिक परिवर्तन हो रहा है, जिस परिवर्तन के बाद दुनिया ठीक ऐसी नहीं रह जाएगी। चाहे तकनीकी के क्षेत्र में देखें, चाहे साहित्य के क्षेत्र में देखें, चाहे विचार के क्षेत्र में देखें, सब कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ बदल रहा है। इस बदलाव के दौर का लेखक कैसा होगा, इस बदलाव के दौर के दर्शन को कौन सा लेखक जनता को परोस पाएगा, ये समझने की बात होगी। और जो कर पाएगा उसकी पहचान बनेगी। और आगे फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि पहचान व्यक्ति के शारीरिक स्वरूप के पहचान की बात नहीं है, पहचान विचारों के पहचान की बात होगी। क्या हिंदी, हमें ये सवाल पूछना चाहिए, क्या हिंदी जगत इस बदलाव में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, कुछ योगदान देने के लिए तैयार है? क्या हिंदी का लेखक हिंदी का दार्शनिक भी है, या हिंदी का दार्शनिक कौन है, हिंदी में दर्शन की रचना कौन कर रहा है? ये सवाल हमें पूछना चाहिए, क्योंकि जो पुराने समय के हमारे लेखक थे वो केवल लेखक नहीं थे बल्कि दार्शनिक भी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ें या गे को पढ़ें या जयशंकर प्रसाद को पढ़ें, वो केवल उपन्यासकार नहीं थे, मुझे लगता है वो साथ साथ बड़े दार्शनिक भी थे, जो परिवर्तन की दिशा को की तरफ बता भी रहे थे और ये भी इंगित कर रहे थे हमें किस ओर जाना चाहिए। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे आने वाले समय के जो लेखक हैं वो इन चीज़ों को, उन पुरानी विधाओं को नए रूप में जनता को कैसे परोस सकते हैं। हमारी पहचान इस बात पर निर्भर करेगी। जो पहचान का संकट अभी हमें लग रहा है वो संकट इसलिए भी है कि जो बात मंडलोई जी ने बहुत अच्छी कही कि उसमें विवरण तो है यथार्थ का, इमीडिएसी की चीज़ें हैं, लेकिन गहराई कम है। गहराई जिन लेखों में होगा, जिन उपन्यासों में होगा, जिन कविताओं में होगा, वो निश्चित रूप से लोगों के बीच अपनी पहचान भी क्रिएट करेगी। और पहचान, मुझे लगता है व्यक्तिगत पहचान से ज़्यादा, मंडलोई जी ठीक कह रहे थे, रचना की पहचान ही महत्वपूर्ण होगी। जैसे दिनकर की रश्मि रथी, उसकी अपनी एक पहचान है, उसको लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। अभी भी छात्र बहुत से लोग ऐसे मुझे मिलते हैं जो जब डिप्रेस हो जाते हैं तो दिनकर से रश्मि रथी का पाठ करते हैं, उनको लगता है इससे हमारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। हम सब लोग उस दौर से गुजर चुके हैं। तो ये आने वाले समय में हमें देखना ये होगा कि क्या हम इस नई दुनिया के लिए कुछ नया दर्शन अपनी भाषा में रच पा रहे हैं या नहीं रच पा रहे हैं। ठीक है, हाँ मैम, आधा मिनट आप ले सकते। मैंने बस एक स्पेशली उनसे समय मांगा कि आधा 1 मिनट मुझे बस दें, तो मैं रश्मि की तरह नहीं, इसे एक मैं स्त्री की तरह या एक नई पहचानें जो उभर रही हैं उसके एक सदस्य की तरह ये कहना, इसका जवाब देना चाहती हूँ कि क्या हमारे पुराने दौर में जाना होगा? नहीं, पुराने दौर में तो बिल्कुल नहीं, वहाँ से हम तरीके सीख सकते हैं कि वो समाज के आसपास थे, हम कैसे जाएं। पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो इस समय हिंदी का जो मेन पाठक है, वो मेरे हिसाब से जो जिनके लिए लोकतंत्र बहुत कारगर एक शक्ति है, जो हाशिए का समाज है, जो सारा का सारा वो समाज है जिसे वर्चस्व ने कभी जगह नहीं दी, उनका पाठक वर्ग भी ज़्यादा वहाँ से आ रहा, लेखक भी वहाँ से मतलब वहाँ से ज़्यादा लेखक तैयार हो रहे हैं इस समय। तो हमें तो पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना, चाहे हमें आगे बढ़ के रास्ते कैसे भी खोजने पड़े, चाहे जिसे एक ब्लड इंक से लेखन कहते हैं वो करना पड़े, अपने जीवन को ही भी कलम बना देना पड़े, तो मुझे लगता है कि हमें इस तरफ जाना, एक ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिन्होंने, जो ये एक संकुचित होता हुआ पाठक है, जो एक लेखक है जो बेचेहरा होता जा रहा है, थोड़ी सी भी जो कमान थामी हुई है, वो सर्वेसर उसका भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि नई उभरती हुई अस्मिताओं का है। तो मैं उनकी एक आवाज़ की तरह इस समय ये कहना चाहती थी कि जाएगा तो चक्का आगे कोई, इतिहास की दृष्टि से भी
और हमारी इच्छा की दृष्टि से भी। बहुत शुक्रिया धन्यवाद रश्मि जी। चक्का निश्चित तौर पर आगे जाएगा, लेकिन हम इतिहास से सबक ले सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए। जिस डेप्थ की बात हो रही थी वो निश्चित तौर पर उसी हमारे पूर्वजों की रचनाओं की डेप्थ की बात हो रही थी, जहाँ से हमको वो चीज़ें वो डेप्थ लेकर आनी है। तो इस तरीके से ये सेशन था कि क्या पाठक अपने लेखक को पहचानता है आज का पाठक। तो हम 5 लोगों का ये पैनल डिस्कशन था, जिसमें हम लोगों ने बात की कि वाकई में ये संकट है भी या फिर नहीं है, और अगर है तो क्या वो पहचान निजी जीवन की है या निजी जीवनेतर पहचान है। क्या वो संकट हिंदी भाषा का है या हिंदी भाषा के अलावा भाषाओं में भी इस तरह की पहचान की बात होती है। क्या सत्ताएं, क्या संपादकीय लिखने से या फिर बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाने से क्या आपके पाठक के साथ पहचान में मदद मिलती है। अगर मिलती है तो क्यों, और नहीं मिलती तो क्यों। एक लेखक को अपने पाठक के साथ कैसे मिलना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने बात की कि वैचारिक उद्वेलन बनाम पॉपुलर कल्चर में, अगर पॉपुलर कल्चर यानी कवि या लेखक जो मंच से कविताएं पढ़ रहा है या फिर बहुत सारे मास ऑडियंस तक पहुंच रहा है तो क्यों पहुंच रहा है, और वैचारिक उद्वेलन अगर लेखक नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन संपर्क कैसे साध सकता है, कैफी ने उस पर बाकायदा विस्तार से बात की। वो आज की जनरेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से सार्त्र के समय संपर्क होते थे या फिर मुराकामी ने किस तरीके से संपर्क साधा। गीत चतुर्वेदी ने अपने हिसाब से बताया कि लोग उनसे मिलते हैं और जब वो उनसे मिलते हैं तो वो इस तरह से मिलना चाहते हैं कि मिलने के बाद कहीं जाकर छिप जाएं और वो पाठक और लेखक का संबंध बना रहे। मणिनाथ जी ने बताया कि ये संकट महानगरीय जीवन में ज़्यादा दिखलाई पड़ता है, जबकि छोटे शहरों के लेखक अपने पाठकों से संबंध ज़्यादा अच्छे से बना पाते हैं। तो महानगर में ऐसा क्या है कि लेखक को पहचान के संकट का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से हम लोगों ने ये भी देखा कि क्या विधाएं भी पहचान के तय करती हैं कि कविता है तो ज़्यादा पहचानी जा रही है। क्या आलोचक का बीच से अब हट जाना भी पहचान को स्थापित या प्रभावित करता है। क्या जेंडर भी इसमें रोल प्ले करता है। तो ये वो तमाम सवाल थे जिस पर ये पैनल डिस्कशन पिछले 1.5 घंटे में हुआ। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया गीत चतुर्वेदी जी का, लीलाधर मंडलोई जी का, मणिनाथ ठाकुर जी का, कैफी हाशमी जी का और रश्मि रावत जी का। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप सबका कि आप सब लोगों ने बहुत शांति से और बहुत अच्छी तरीके से इस सेशन को सुना। बहुत धन्यवाद। लीलाधर मंडलोई जी। मनिंद्रनाथ ठाकुर जी। रश्मि रावत जी। कैफी हाशमी। अंजुम शर्मा। बस एक ग्रुप फोटोग्राफ सर। फाइन फाइन।